हेलो दोस्त, आज हम काफ़ी लगभग 4-5 दिन के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेते आए हैं। मेरा एग्ज़ाम था इसलिए इतना लेट हो गया है, लेकिन अब मेरा ख़त्म हो गया है। अब हम आप लोग को जो वीडियो है, हम काफ़ी साइंस में लगभग 6 मॉडल सेट 6 तक लगभग 5 मॉडल सेट 6 तक हम बना चुके हैं। अब हम बहुत जल्दी आप लोग को ख़त्म कर देंगे। साइंस का, मैथ का, हिंदी का और संस्कृत भी लेते आएंगे, ठीक है ना। और SST अर्थात सोशल साइंस का भी लेते आएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये मेरा मॉडल सेट 7, इसका नाम देंगे हम मॉडल सेट 7। मॉडल सेट 5 ही होता है, लेकिन एक बुक में जो मॉडल सेट 5 तक हम बना दिए हैं और एक बुक और लिए हैं मॉडल पेपर का, तो उसमें 2 ठो मॉडल सेट अलग है, तो वो भी बना रहे हैं। एक ठो हम बना दिए, उसका मॉडल सेट 6 नाम दिए हैं और इसका नाम देंगे मॉडल सेट 7। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है मेरा प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है, सभी जानता है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है, ठीक है। तो प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम। लेकिन प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और प्रकाश के अपवर्तन के जिस अपवर्तन से दूसरा नियम जो होता है वो उसको बोलते हैं हम सनेल का नियम। क्या बोलते हैं? सनेल का नियम। और सनेल के नियम से जो हम लोग का व्यंजक प्राप्त होता है उसको बोलते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर 1 नियतांक। इतना आप लोग को जानना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है। अभी हम तुरंत बताए थे कितना नियम है, 2 नियम, ठीक है ना। पहला नियम क्या है? आपतन कोण अर्थात आई बराबर परावर्तन कोण अर्थात आर, यानी आई बराबर आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। और दूसरा नियम जो है वो अपवर्तन हो या परावर्तन हो दोनों में सेम है, ठीक है ना। दोनों वो नियम काम करता है। क्या है कि देखो दूसरा नियम जो मेरा है, किसी सतह पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और उस बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होता है, एक ही बिंदु पर होता है। देखो एक ही बिंदु पर है ना। तो ये है मेरा प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है ना। और ये मेरा ये नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन में भी काम करता है। और यहाँ पर होता है कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। इतना याद रखना है आप लोग को। तो नेक्स्ट देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो होता है दोस्त वो होता है उत्तल लेंस का। क्या होता है? उत्तल लेंस। याद रखना है किसका होता है? उत्तल लेंस। और दाढ़ी बनाने की बात करें या सौर भट्टी में बात करें या सौर कुकर की बात करें या डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला आदि की जांच में या गाड़ी के हेडलाइट या सर्च लाइट में जो दर्पण का जो होता है वो होता है अवतर दर्पण। अवतर दर्पण याद रखना है। गाड़ी के हेडलाइट सर्च लाइट में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने यानी शेविंग में अवतल दर्पण, डॉक्टर द्वारा कान, नाक, गला आदि जांच करने में अवतल दर्पण, सौर भट्टी में अवतल दर्पण और सौर कुकर में भी अवतल दर्पण। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उत्तल लेंस का एक उपयोग और है। वो उपयोग क्या है कि लेंस के बाद दर्पण का बात करना है। उत्तल दर्पण का जो है उपयोग क्या है? पीछे के दृश्य को देखने के लिए गाड़ी मोटरसाइकिल में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का यूज होता है। ये याद आप लोग को रखना है। और सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस। यहाँ पर मेरा आंसर होगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। देखो दोस्त यहाँ समझने वाला बात है। यहाँ आप लोग ये समझना है कि जो आपको दिखाई दे रहा है नाम भी वही होगा। यानी यहाँ ध्यान दो, जो आपको दिखाई देगा तो उस दोष का भी नाम वही देना है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग को। देखो यहाँ पर क्या है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो आपको दिखाई क्या दे रहा है? दूर वाला वस्तु, तो उसका नाम भी होगा दूरदृष्टि दोष। इसका आंसर होगा दूरदृष्टि दोष। आंसर ए। अगर आपको निकट नहीं दे रहा है तो दूर दिखाई दे रहा है, तो जो दिखाई देगा दोष का नाम भी वही दे देगा, ठीक है। दूरदृष्टि दोष। इसमें कुछ नियम है क्यों दूरदृष्टि दोष उसको बोलते हैं, आप लोग जब समझिएगा। इससे कुछ कारण हम पार्ट 5 में शायद वो बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। और पार्ट 6 में सॉरी। और आपको अगर नज़दीक का वस्तु दूर का वस्तु दिखाई दे रहा है तो आपको दूरदृष्टि दोष, और नज़दीक का वस्तु दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष मारना है। इसमें कन्फ्यूजन करके गलत नहीं मार देना, जो दिखाई देगा वही दोष, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
मानव नेत्र में क्या है, तो किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, बिल्कुल गलत, लेंस होता है। अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस नहीं होता है। उत्तल लेंस होता है, हाँ उत्तल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल लेंस। और मानव नेत्र में उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो होता है हमेशा वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और ये जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनाता है, तभी तुरंत बताते हैं रेटिना पर। कहाँ बनाता है, रेटिना पर। कैसे बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। और पुतली क्या होता है, दो पुतली जो आप लोग का आंख देखिएगा शीशा में, आप लोग का आईना में, तो छोटा ऐसा जो ब्लैक भाग दिखता है, छोटा ऐसा, वो जो छिद्र होता है, उसमें छिद्र होता है जिससे प्रकाश हम लोग का आंख में प्रवेश करता है, उसी को बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं, पुतली। और कोर्निया जो होता है क्या होता है, इसका जो होता है उत्तलाकार, सतह जो होता है उत्तलाकार होता है। और अधिकांश जो है किरण जो है कोर्निया के द्वारा ही क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। क्या होता है, अपवर्तन। और जो हम लोग बोलते हैं कि नेत्रदान करता है, तो नेत्रदान में जो किया जाता है, आँख का कौन सा भाग किया जाता है, तो कोर्निया को ही दान दिया जाता है। क्या दिया जाता है, कोर्निया को दान। और प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस, ये भी हम बता चुके हैं। प्रकाश को किसको नियंत्रित करता है, हमारे आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए, इसको नियंत्रित करता है आइरिस। क्या नियंत्रित करता है, आइरिस। इतना आप लोग को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट मेरा है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो लघुपतन के समय हम बताए थे कि लघुपतन में क्या होता है, एक जो है धारा का मान अधिक हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लघुपतन शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है, जिसको हम इंग्लिश में होता है शॉर्ट सर्किट। यहाँ पर होगा लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध पूछ रहा है, पहले आप लोग को ध्यान देना है कि जो दिया हो पहले वो लिख लो। तो क्या दिया हुआ है, मेरा भी का मान दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर विभवांतर है, वोल्ट है, तो वोल्ट किसके साथ आता है, विभवांतर या विद्युत विभव का। एम्पियर में किसको मापते हैं, धारा को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। तो ये मेरा आई का मान दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना क्या है, आर, प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध को बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं, आर। हम लोग को निकालना है आर। अब आप लोग को बताना है कि भी आई आर किस फार्मूला में आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ओम के नियम में क्या होता है, ओम का नियम होता है भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर। हम लोग को निकालना क्या है, आर। क्या निकालना है, आर। तो आर अगर निकालना चाहेंगे तो आर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, आर बराबर मेरा होगा, आर को इधर ही छोड़ दो, तो आई जब इधर आएगा तो हो जाएगा आर बराबर मेरा भी बटा आई। आर बराबर क्या होगा, भी बटा आई। अब मान रख दो, जब भी यहाँ पे कितना है 220, यहाँ 220 रखेंगे, और आई मेरा धारा कितना है 2, यहाँ नीचे 2 रखेंगे। तो जब 220 में 2 से भाग देंगे, 220 में जब 2 से भाग देंगे तो मेरा आएगा 110 ओम। तो ये मेरा आंसर होगा 110 ओम। समझ गए आप लोग। भी यहाँ पर 220 और आई यहाँ पर 2 रखेंगे, तो जब 2 से जब 220 में भाग देंगे तो आर बराबर आएगा मेरा 110 ओम। तो प्रतिरोध होगा 110 ओम। शायद आप लोग समझ गए होंगे। नहीं देखते हैं क्या दिया हुआ है, 8 ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, आप लोग को ध्यान देना है। समांतर की बात कर रहा है, समांतर में जो हम तुल्य प्रतिरोध को बोलते हैं पैरेलल, इंग्लिश से बोलते हैं पैरेलल। तो तुल्य प्रतिरोध को बोलते क्या है, 1/r पी फॉर पैरेलल। और n प्रतिरोध को जोड़ना है, r पर ओम वाला, तो 1/r जोड़ 1/r जोड़ 1/r जोड़, इस तरह जो है n तक जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, n तक, ठीक है ना। n तक यानी पता नहीं कहाँ तक, ठीक है। n तक, 10 तक बोलेगा तो 10 हो जाएगा n का मान, 20 तक बोलेगा तो 20 हो जाएगा n का मान। तो n तक, कहाँ तक जोड़ना है, n तक। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो दोस्त, r इसका एलसीएम हो जाएगा r। क्या होगा, r। और सब में भाग देंगे r से तो 1 आएगा, 100 पर गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 1 भी मेरा 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ कहाँ तक होगा मेरा, n तक। कहाँ तक होगा, n तक। इस तरह मेरा n तक जुटेगा। कहाँ तक जुटेगा, n तक। अब मान लो तुम लोग को यहाँ पे n का यहाँ पर 10, यहाँ इनका यहाँ पे कितना दिया, 10 तक है, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 10 तक जुटेगा, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ऊपर 10। अगर n का मान हम 20 लेते हैं तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जो 20 बस लिखेंगे तो इसका n का मान होगा 20। लेकिन यहाँ पता तो नहीं है n मेरा क्या है, तो इसी तरह हम 1 जोड़ 1 जोड़ n तक जोड़ेंगे तो मेरा होगा n। क्या होगा, n। और नीचे मेरा क्या है, r। क्या है, r। नीचे मेरा r है। अब देखो 1/rp, ये मेरा बटा के रूप में है, तो उसका मान है n/r। अगर इसको हम पलटेंगे वो rp ऊपर जाएगा, तो यहाँ भी r जो है ऊपर जाएगा, n जो है नीचे आएगा। तो rp बराबर मेरा हो जाएगा, rp बराबर जो होगा, देखो यहाँ पलट दिए हम, rp कहाँ कर दिए, rp नीचे था, rp हम ऊपर कर दिए। तो यहाँ भी पलटेगा, r जो मेरा नीचे है वो ऊपर जाएगा, n जो मेरा ऊपर है वो आएगा नीचे। तो यहाँ पर होगा मेरा r/n। अब देखो ये किस में दिया हुआ है,
R/N। तो देखो ये वाला मेरा सी नंबर करेक्ट है। क्या होगा? सी नंबर करेक्ट। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला था, आप लोग शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता। प्रबलता यहाँ देखा आपको डराना चाह रहा है। विद्युत धारा का सही मतलब कुछ जानते हो आप लोग? एम्पियर। तो वही होगा एम्पियर। क्या होगा? एम्पियर। और विद्युत धारा की प्रबलता जो है उसी एम्पियर को मापता है। विद्युत धारा का सही मतलब क्या होगा? एम्पियर। वोल्ट किसका सही मात्रक है? तो वोल्ट जो होता है दोस्त, वोल्ट वो होता है विद्युत विभव बोले तो उसका सही मात्रा भी वोल्ट, विभवांतर बोले तो उसका भी सही मात्रा वोल्ट, ठीक है ना। और एक चीज और, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल EMF, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स का भी मात्रा पूछे तो होगा वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। विद्युत विभव का वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, और विद्युत वाहक बल का भी वोल्ट। ओम किसका होता है? तो ओम होता है मेरा जूल का। किसका होता है? सॉरी, ओम मेरा होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध। आप लोग सब जानते हैं कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम। और प्रतिरोधकता, ध्यान देना, प्रतिरोधकता का सही मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर, हम प्रतिरोधकता बता रहे हैं, अब प्रतिरोध का होता है ओम। और जूल किसका होता है? तो जूल होता है कार्य का सही मात्रक जूल, ऊर्जा का सही मात्रक जूल, ठीक है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं हम आमीटर। क्या कहते हैं? आमीटर। और इसको जो है परिपथ में जो आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर यहाँ पूछता है आप लोगों को धारा मापने वाला यंत्र तो आमीटर है, लेकिन धारा किस में मापा जाता है? तो धारा मापा जाता है एम्पियर में। किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। एम्पियर में धारा मापा जाता है। यंत्र पूछेगा तो आमीटर, और धारा किस में मापा जाता है? किस स्केल में मापा जाता है? तो एम्पियर में। अगर आपको पूछता कि विभवांतर किस में मापा जाता है, तो बोलते हैं आप लोग वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। और कुलोम क्या है? कुलोम में मेरा आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कुलोम। क्या होता है? कुलोम, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। जूल किसका है? तो कार्य का एसआई मात्रक वर्क का, एनर्जी का यानी ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? कुलोम किसका होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कुलोम। क्या होता है? कुलोम, ठीक है ना। और एम्पियर जो होता है मेरा विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। इतना याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र का मतलब हुआ पवन चक्की, हम लोग जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवन चक्की। पवन चक्की को चलने के लिए, उससे ऊर्जा, उससे करंट उत्पादन करने के लिए कम से कम हवा का चाल कितना होना चाहिए? कम से कम का बात कर रहे हैं कि उससे करंट उत्पादन हो तो 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए कम से कम। हमारे शरीर से ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन कम से कम इतना होना चाहिए। ये एक मानक स्टैंडर्ड रूप है, ठीक है। नहीं रहते हैं, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत है? बायोगैस के हम बता चुके हैं। बायोगैस कौन? जो गोबर गैस से जो ईंधन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं बायोगैस। क्या बोलते हैं? तो गोबर गैस से जो प्राप्त होता है, तो यहाँ पर होगा गोबर गैस। क्या होगा? गोबर गैस। तो गोबर गैस से हम लोग को क्या मिलता है? तो मीथेन मिलता है। क्या बोलता है? मिलता है मीथेन, मीथेन गैस। ये भी याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लकड़ी तो मेरा ये हो गया, ये वन संसाधन हो गया। नाभिकीय ऊर्जा जो है ये यूरेनियम द्वारा उत्पादन किया जाता है। और कोयला जो है मेरा, और पेट्रोलियम, ये दोनों मेरा होता है जीवाश्म ईंधन। क्या होता है? जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ पर आंसर होगा गोबर गैस। क्या होगा? गोबर गैस। और कोयला और पेट्रोलियम याद रखना है जीवाश्म ईंधन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन क्या है? तो सब बता सकते हैं, पढ़ के देखिए, बता दो। हाँ, सूर्य है। क्या है? सूर्य। क्योंकि सूर्य से विशाल, पूरा सौरमंडल को उससे प्रकाश मिलता है। सिर्फ पृथ्वी को ही नहीं, पूरा सौरमंडल को, चाहे वो बुध हो, मंगल हो, शुक्र हो, सभी को उसको प्रकाश मिलता है। तो सूर्य सबसे बड़ा यहाँ पर हुआ ऊर्जा का स्रोत। कौन हुआ? सूर्य, ठीक है ना। अब नहीं रहता, सूर्य में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन, वहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण करता है। वहाँ मिलता है हाइड्रोजन और हीलियम बनता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय संलयन। ये भी याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, देखो ये रिएक्शन से संबंधित है। 16 नंबर, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो कॉपर बनाता है और साथ ही साथ जल का निर्माण करता है। बताना है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ ध्यान देना है। क्यों? आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और उसको हिंदी में बोलते हैं उपचयन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का टूटना क्या कहलाता है? अवकरण, जिसको बोलते हैं अपचयन भी बोलते हैं। तब यहाँ ध्यान दो, यहाँ कॉपर के साथ, कॉपर को देखो और यहाँ कॉपर के देखो। कॉपर का क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन दोस्ती था ऑक्सीजन का, और यहाँ ऑक्सीजन जो है यहाँ इससे अलग हो गया। क्या हो गया? अलग। ऑक्सीजन जो है इसके साथ था, ऑक्सीजन यहाँ पर टूट गया, तो ऑक्सीजन का टूटना कहलाता है अपकरण, और अपकरण को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। अब यहाँ ध्यान देना है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ कोई है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। और यहाँ देखो हाइड्रोजन के साथ तुरंत जाके ऑक्सीजन दोस्ती हो गया। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से दोस्ती कर लिया है, तो यहाँ हाइड्रोजन के साथ
ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर जो है क्या हुआ, ऑक्सीकरण, जिसको बोलते हैं हम उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। तो उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, और उपचयन और अपचयन जब दोनों होता है तो उसको एक साथ हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। तो यहाँ पर सही मेरा होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर रेडॉक्स नहीं दिया रहता, ठीक है ना, और अपचयन भी नहीं दिया रहता तो मेरा होता उपचयन। तो दोनों जब होता है, उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको बोलता है स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाता है मेरा विद्युत संयोजन यौगिक, या उसको दूसरा नाम बोलते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है, और ये जो होता है जब धातु और अधातु रिएक्शन करता है तब, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है। सोडियम की परमाणु संख्या सब जानता है, कितना है, 11। कितना है, 11, ठीक है। और सोडियम मेरा धातु है, और सोडियम की संयुक्ता 1 होता है, ये भी याद रखना है। और 10 किसका होता है, 10 होता है मेरा नियोन का। 12 कितना किसका होता है, मैग्नीशियम का। 13 कितना होता है, एल्युमिनियम का। कितना होता है, एल्युमिनियम। और नियोन मेरा क्या अक्रिय गैस है, अक्रिय बोलो, निष्क्रिय बोलो, या नोबल गैस बोलो, ये वर्ग 18 का तत्व है, ठीक है, ये भी याद रखना है, या शून्य वर्ग भी बोल सकते हैं। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है, बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3। और इसमें एक चीज और पूछा जा सकता है कि बेकिंग पाउडर में क्या मिलाने पर, सोडियम खाने वाला सोडा में क्या मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है। तो खाने वाला सोडा में जो हम लोग टार्टेरिक अम्ल मिलाते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही इसको बेकिंग पाउडर बोला जाता है, टार्टेरिक अम्ल मिला देने पर और बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन, थोड़ा और इसमें डिस्कशन कर लेते हैं। ये मेरा खाने वाला सोडा हो गया, ये मेरा क्या है, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा। ये मेरा क्या है, CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं चूना पत्थर या संगमरमर या खरिया या चौक, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, सभी का सूत्र यही होता है। और ये मेरा है सोडियम नाइट्रेट। क्या है, सोडियम नाइट्रेट। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक मतलब अलग, सबसे अलग कौन है। देखो, खरिया का सूत्र क्या होता है, CaCO3। समन्वय का सूत्र क्या होता है, CaCO3। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है, CaCO3। सबका सूत्र समान है लेकिन गुण अलग अलग है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaCO3 नहीं होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, या CaSO4 का होल 2 इंटू H2O, ये होता है। तो ये मेरा अलग हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में pH कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। क्षारक विलयन का मान कौन देता है। तो क्षारक विलयन किसको बोलते हैं, जो जिसका pH मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक कौन है, देखो ये D, ये मेरा होगा आंसर D। अगर पूछता है उदासीन कौन देता है, तो उदासीन में होता है 7, सिर्फ 7, तो 7 होता है। उदासीन मेरा जल होता है अगर उदासीन पूछता है तो। और अगर पूछता है कि अम्ल विलयन कौन देखा, तो अम्ल का जो होता है वो होता है 7 से कम, तो 7 से कम मेरा ये है और ये है, ये दोनों हो जाता, ठीक है ना। लेकिन पूछा क्षार, पूछा क्षार क्या होता है, 7 से अधिक। अम्ल पूछता तो 7 से कम, और उदासीन पूछता तो 7। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पीतल है। देखो तो पीतल, यहाँ पर आप लोग को पीतल याद रखना है। पीतल क्या है मेरा, मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु। यहाँ पर धातुओं के मिलने से पीतल बना है। कौन धातु के मिलने बना है, तो आप लोग को हम इसका ट्रिक भी देते हैं कि याद रखना है पिताजी। क्या रख रहा है, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पीतल जो बना है ता से तांबा से और जी से जिंक से मिलकर, इसलिए ये कहलाता है मिश्र धातु। इस तरह क्वेश्चन भी आता है कि पीतल का किसका मिश्रण है, तो तांबा और जिंक का। सिर्फ आप लोग को याद रखना है पिताजी, ठीक है ना। नहीं देखते हैं, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक के बारे में बता चुके हैं। आयनिक यौगिक को हम वैद्युत संयोजी यौगिक भी बोलते हैं। और आयनिक यौगिक कब बनता है, जब एक धातु और अधातु रिएक्शन करता है तो बनता है आयनिक यौगिक। तो देखो धातु अधातु किसमें है, ये मेरा कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी गैस अधातु है, कार्बन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस अधातु है। कैल्शियम यहाँ पर क्या है मेरा, धातु है। कैल्शियम जैसे बताए थे यम लगा हो, ये क्या होता है, ट्रिक दिए थे, ये कोई अथी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जब इसमें यम लगा हो मेरा धातु होता है, तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना। कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सब मेरा धातु है। तो कैल्शियम मेरा धातु है और क्लोरीन क्या है, धातु। तो यहाँ पर धातु और धातु रिएक्शन कर रहा है, इसलिए यह मेरा होगा आयनिक यौगिक, या इसी का दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजन यौगिक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। ऑक्सीजन संयोग कौन नहीं करेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे क्रियाशील समूह। क्रियाशील समूह में पढ़े होंगे क्या, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन। तो जैसे जैसे हम नीचे आते हैं उसका क्रियाशीलता घटते जाता है। तो हाइड्रोजन से जो नीचे होता है, जो हाइड्रोजन से क्या होता है नीचे, वो जो है जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो हाइड्रोजन से नीचे मेरा क्या पाया जाता है, देखो ये सब तो ऊपर पाया जाता है। ये जो मेरा गोल्ड है, ये काफ़ी जो अस्थायी तत्व है, ठीक है ना। तो गोल्ड जो है
ये हाइड्रोजन से नीचे देखना, हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो ये मेरा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। इसलिए जब रिएक्शन नहीं करता है इसमें दाग धब्बा नहीं लगता है, इसलिए इसका गहना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? गहना, ठीक है ना। क्योंकि इस रिएक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा तो दाग धब्बा नहीं लगेगा, तो इसका चमक बरकरार रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर गोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन हो। देखो मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र है CH4। यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि सब में N लगा हुआ है। देखो N लगा हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सब में N और N लगा हुआ है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। एथ मतलब 2 कार्बन, और एथ जिसमें N लगा हुआ होता है एल्केन। एल्केन का सूत्र होता है एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, यानी हाइड्रोजन दुगना उसके बाद 2 जोड़ दो, तो 2 कार्बन, 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 6। इसका सूत्र C2H6 होगा। इसका सूत्र क्या होगा? C3 और 3 दूनी 6, 6 2 8, C3H8 होगा। और ब्यूटेन का सूत्र मेरा क्या होगा? इसका सूत्र होगा मेरा C ब्यूट मतलब 4, और 4 दूनी 8, 8 2 10, ये होगा। ये सबसे सरलतम कौन आपको नहीं आ रहा? सरलतम मेरा क्या है? इसमें एक ही कार्बन, एक ही हाइड्रोजन, तो ये मेरा सबसे सरलतम में सबसे, तो ये मेरा होगा इसका आंसर मीथेन। क्या होगा? मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और कार्बन रिएक्शन कर रहा है, तो उसके जो तत्व बनेगा उसको बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो से हाइड्रोजन, कार्बन से कार्बन, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना % पाया जाता है? वायुमंडल में CO2 गैस जो है 0.03% पाया जाता है। याद रखना है 0.03%। और वायुमंडल सबसे अधिक कौन पाया जाता है? वायुमंडल सबसे अधिक जो पाया जाता है वो मेरा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78%। कितना पाया जाता है? 78%, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। और वायुमंडल में दूसरा जो है, दूसरा कौन सा गैस है जो सबसे अधिक पाया जाता है? तो वो मेरा ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन जो पाया जाता है 21%। कितना है? 21%, ठीक है, ये भी याद रखना है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03%। और एक जो सबसे अधिक अक्रिय गैस कौन वायुमंडल पाया जाता है? अक्रिय गैस पाया जाता है वो है मेरा आर्गन। क्या है? आर्गन। वो वायुमंडल पाया था 0.09%, ठीक है। तो अक्रिय गैस पूछेगा तो आर्गन, और सबसे अधिक से पूछेगा तो होगा मेरा नाइट्रोजन। ये याद ध्यान देना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अक्रिय गैस में आर्गन जो है वो 0.09% पाया जाता है। सबसे अधिक अक्रिय गैस में आर्गन ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? तो देखो ऑक्सीजन ओजोन का परिसूत्र होता है क्या? आप लोग को बता देते हैं O3। कितना होता है? O3। अब आप लोग सिंपल बता सकते हैं कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। तो आंसर मेरा होगा 3। ऐसे ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है? O2। क्या होता है? 2। लेकिन ओजोन होता है O3, ठीक है। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में आवर्त यानी 36 कटा, 36 कटा मतलब सुता हुआ, ठीक है ना। ये मेरा था 7। कितना होता है? आवर्त सारणी में देखिएगा आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में तो 7 इस तरह 36 कटार आपको मिलेगा, उसको बोलते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। मेरा होगा 7। और पूछता वर्ग कितना पाया जाता है, या समूह कितना पाया जाता है, या ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ऊर्ध्वाधर स्तंभ मतलब खड़ा, ठीक है ना। तो ये होता है 18। कितना होता है? 18। तो अगर पूछे कितना वर्ग पाया जाता है तो 18, आवर्त पूछे तो 7। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था मोसले नामक वैज्ञानिक ने। और जो है मोसले नामक वैज्ञानिक जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो है परमाणु संख्या के आधार पर। और मेंडलीव जिसका आवर्त सारणी में काफ़ी योगदान है, उसका जो आवर्त सारणी था वो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम कैसा तत्व है हम लोग काफ़ी बार बता चुके हैं ये कि हीलियम मेरा क्या है? अक्रिय गैस बोलो, या निष्क्रिय गैस बोलो, या नोबल गैस बोलो, ठीक है ना। तो ये मेरा अक्रिय गैस होगा। क्या होगा? अक्रिय गैस। हीलियम वर्ग 18 में पाया जाता है, या उसका वर्ग 0 भी बोलते हैं। और इसमें वर्ग 18 में कौन कौन तत्व पाया था? कौन को मेरा अक्रिय गैस है? मेरा हीलियम अक्रिय गैस है, नियोन अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सब मेरा क्या है? अक्रिय गैस है। इसको निष्क्रिय भी बोलते हैं, या नोबल गैस भी बोलते हैं, या इसको वर्ग 0 का भी तत्व बोलते हैं, या वर्ग 18 का तत्व भी बोलते हैं। 0 इसलिए बोलते हैं इसका संयोजकता 0 होता है, ठीक है ना। क्रियाशील मतलब क्या हुआ? जो रिएक्शन करता है, ठीक है, जो क्रियाशील है। सब आप लोग पढ़े होंगे क्रियाशील समूह, तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम सब पढ़े होंगे। सक्रिय बोलते हैं जो सक्रिय है, यानी कि रिएक्शन कर सके, ठीक है। और उदासीन मतलब जो उदासीन हो, रिएक्शन नहीं करे, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन मेरा क्या हार्मोन क्या है? और किसका हार्मोन है? तो पौधा का हार्मोन। किसका है? पौधा का हार्मोन। पौधा का हार्मोन को आप लोग को 5 नाम बताए थे, 5 आप लोग को याद होगा, ये हम काफ़ी बार बताए हैं। चलो एक बार फिर बताते हैं। पौधा का 5 हार्मोन है। पहला है मेरा ऑक्सीजन, दूसरा है मेरा जिबरेलिन्स, और तीसरा है मेरा साइटोकाइनिन, और चौथा है मेरा एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक एसिड, और 5वां है मेरा एथिलीन।
ये मेरा जो ऑक्सीजन है और दूसरा मेरा जो है जिबरेलिन्स, ये दोनों क्या करता है, पौधा को लंबाई में, उसका तने की वृद्धि में सहायता प्रदान करता है। और साइटोकाइनिन जो मेरा, वो पौधे को हरा भरा रखता है। क्या रखता है? पौधे को हरा भरा रखता है, यानी उसके पत्ते को हरा भरा रखने में सहायता करता है। और FCC अम्ल जो है मेरा, ये पौधे की वृद्धि को रोकता है, पौधे की वृद्धि को रोकता है, इसलिए उसको बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन, ठीक है ना। और एथिलीन जो है, ये फल को पकाने में सहायता करता है, इसलिए फल पकाने में कौन सा हार्मोन सहायता करता है पौधे को? तो एथिलीन हार्मोन, ये ध्यान देना है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क जो संबंधित है किससे है? मेरे आप लोग पढ़े होंगे उत्सर्जन तंत्र में, आप लोग पढ़े होंगे वृक्क के बारे में। तो ये मेरा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका है? उत्सर्जन तंत्र। क्योंकि यहाँ से जो है, जो मेरा शरीर का जो खराब अवशिष्ट पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ होता है, वो यहाँ से छन कर शरीर से बाहर निकलने में सहायता होता है, ठीक है ना। इसलिए मेरा वृक्क जो है, या वृक्क का जो भाग है नेफ्रॉन, हमारे शरीर में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है, हर वृक्क में 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। तो नेफ्रॉन भी मेरा क्या है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है ना। और त्वचा जो हम लोग का स्किन जो है, वह भी उत्सर्जन तंत्र का भाग है। क्यों? क्योंकि इससे पसीना उत्सर्जित होता है। क्या होता है? पसीना उत्सर्जित होता है, इसलिए त्वचा स्किन भी मेरा उत्सर्जन तंत्र का भाग है। और एक चीज़ याद रखना कि वृक्क बोले या किडनी बोले या गुर्दा बोले, तीनों एक ही बात है। और इसका वृक्क क्रियात्मक, ठीक है ना, वृक्क का क्रियात्मक इकाई को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। तो पूछेगा वृक्क का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन। और 10 लाख नेफ्रॉन हर वृक्क में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली सिंपल है, तो वो मेरा आता है क्या? वृक्क में होता है। वृक्क में कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। कहाँ होता है? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन मेरा क्या है? वृक्क का कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई, ठीक है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया मेरा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मेरा कोशिका का ऊर्जा गिरी, यहाँ पर ऊर्जा संचित होता है, इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है ना। और न्यूरॉन मेरा क्या है? न्यूरॉन मेरा सबसे लंबी, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ठीक है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसको तंत्रिका कोशिका भी बोलते हैं या न्यूरॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन भी। इतना याद रखना है। और जब किडनी फेल होता है, तो वहाँ पर जो कि डायलिसिस मशीन बैठाया जाता है, ठीक है ना, कृत्रिम, इसको बोलते हैं कृत्रिम वृक्क। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वृक्क बोलते हैं डायलिसिस मशीन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया? भोजन का पचना, अब यहाँ ध्यान देना है। भोजन का पचना जो मेरा अपघटन अभिक्रिया है। क्या है? अपघटन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ अपघटन कहीं नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें? अपघटन क्यों है? क्योंकि जो हम भोजन खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, उसका सूत्र होता है C6H12O6, और वो मेरा टूटता है, बनता है किसमें? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। साथ में वहाँ पर थोड़ा जल का भी निर्माण होता है, और ऊर्जा काफ़ी मात्रा में बनता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है। इसलिए वो टूट रहा है, इसलिए मेरा अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। लेकिन अपघटन यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब क्या करें? क्या होगा? तो हम लोग जब भोजन करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो हम लोग के शरीर में ऑक्सीजन जुटता है। तो जुटना, ऑक्सीजन का जुटना ही बताया था। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम बोलते हैं उपचयन। क्या बोलते हैं? उपचयन। तो यहाँ पर उपचयन होगा। अगर अपघटन होता रहता तो अपघटन भी होता। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं, लगभग सभी सेट में हम बताए थे कि मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें मान लो ये मेरा क्या है? ये मेरा ईस्ट है, यहाँ से कोई मुकुल निकल जाता है, ये बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। धीरे धीरे क्या होता है? इसमें जो केंद्रक होता है, वो केंद्रक 2 भाग में बढ़ जाता है, आधा इधर आधा इधर, और इसमें पूर्ण केंद्रक का निर्माण होता है। और फिर ये यहाँ टूट जाता है, और इस तरह इसमें क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है ना। तो ईस्ट में जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। और हाइड्रा, ये भी याद रखना, हाइड्रा में भी मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। और मेरा जो ये है अमीबा, इसमें होता है विखंडन। क्या होता है? विखंडन द्वारा, ये टूट जाता है डायरेक्ट, विखंडन द्वारा प्रजनन होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो नर जो प्रजनन अंग को बोलते हैं पुरुष, पुरुष से पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर। और स्त्री से स्त्री केसर। तो नर प्रजनन अंग पुंकेसर और स्त्री प्रजनन अंग स्त्री केसर। और स्त्री केसर का ही भाग है वर्तिकाग्र और वर्तिका। ये सब क्या है? मेरा स्त्री केसर का भाग है। स्त्री फूल में जो स्त्री का जो भाग होता है स्त्री केसर, उसी का भाग है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडप। ये तीनों मेरा क्या है? ये तीनों मेरा है फूल का जो मादा होता है उसी का भाग है, जिसको बोलता है स्त्री केसर, ठीक है ना। और पुंकेसर मेरा जो है, ये मेरा फूल का पुरुष यानी नर प्रजनन अंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसका बना होता है? आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? पाया जाता है 46 पाया जाता है, ऐसे बोलते 23 जोड़ा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, आप लोग को ध्यान देना है कि गुणसूत्र बना किसका होता है? गुणसूत्र बना होता है डीएनए, प्रोटीन और आरएनए का। याद रखना है, डीएनए का, आरएनए का और प्रोटीन का। डीएनए फुल फॉर्म होता है डायऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, याद रखना है।
डॉक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं रहता है। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। ये हम पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं, डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। और डीएनए अनुवांशिक पदार्थ का मतलब क्या हुआ? अनुवांशिक पदार्थ का मतलब हुआ कि उसका जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण का संचारण होना, जैसे पिता का गुण उसके पुत्र में संचारण होना, वो किसके माध्यम से होता है? वो होता है डीएनए का माध्यम से। हरित लोक में पाया जाता है, किसने पेड़ पौधा में पाया जाता है? इसका कारण क्या था? पेड़ पत्तियों का रंग हरा होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलता है? क्लोरोफिल, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन अस्थलीय परितंत्र? स्थलीय परितंत्र का तात्पर्य क्या है? स्थलीय परितंत्र का तात्पर्य है कि स्थल पर जो है जो निर्माण होता है, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं स्थलीय परितंत्र। देखो यहाँ पर जंगल मेरा स्थल पाया जाता है, ये सही स्थलीय परितंत्र है। घास के मैदान मेरा स्थल पर पाया जाता है, इसलिए मेरा ये स्थलीय परितंत्र है। मरुस्थल मेरा स्थल पर पाया जाता है, इसलिए मेरा स्थलीय परितंत्र। लेकिन एक्वेरियम जो है, इसको बोलते हैं एक्वेरियम। किसको बोलते हैं? जो जल में रहने वाला जो जीव जंतु होता है उसको बोलते हैं एक्वेरियम। वो एक्वेरियम का निर्माण करता है, तो यह जल में कैसे संबंधित है, इसलिए होगा यहाँ पर परितंत्र नहीं है, स्थलीय परितंत्र नहीं है। तो ये तीनों मेरा तो स्थलीय परितंत्र है, लेकिन एक्वेरियम मेरा स्थलीय परितंत्र नहीं है। अब अगला देखते हैं, CFC क्या है? तो CFC क्या है? तो कोई CFC का फुल फॉर्म होता है फ्लोरो कार्बन। C से क्रोलो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, फिर C से क्रोलो, F से फ्लोरो, C से कार्बन, तो फ्लोरो कार्बन। तो ये मेरा आंसर ए सही होगा। और इसी से कारण जो ओजोन गैस का जो हम लोग का विनाश हो रहा है, CFC के कारण विनाश होता है, ठीक है ना। और ये मेरा निकलता है रेफ्रिजरेटर से, ठीक है ना। तो फ्लोरो कार्बन होगा। इस तरह मेरा साइंस का ये मेरा पार्ट 7 समाप्त हुआ। अगर आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 7 तक आप लोग देख सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप लोग परीक्षा में अच्छा स्कोर करके आइएगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही नहीं, क्योंकि हम जिस तरह डिटेल से बताए हैं, आप लोग CIT में भी अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मेरा ये सिर्फ ये पार्ट 7 तक वीडियो देखकर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग दोस्तों को बताएं किस तारीख से पहले, मैट्रिक एग्जाम आने से पहले आप लोग को सभी दोस्तों का चल जाना चाहिए, पहुँच जाना चाहिए, जिससे कि वो भी लाभ उठा सके, ठीक है ना। तो फटाफट शेयर करें। और अब हम आप लोग को लेते आएंगे मैथ का, उसका फिर हिंदी का, ठीक है। थैंक्स, आज इतना ही रखते हैं। आप लोग ये जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है, ठीक है ना। ये भी जरूर बताना है। थैंक्स।